शेख रशीद और लाल हवेली का किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैफ ट्रूथ चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज मैं आपको शेख रशीद और लाल हवेली के हवाले से एक नहायत मालूमाती वीडियो दिखाने वाली हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। शेख रशीद जब हुकूमत में नहीं होते तो लाल हवेली की मलकियत का किस्सा हमेशा खबरों में रहता है, और जब हुकूमत में होते हैं तो ये केस कहीं दफन हो जाता है। लाल हवेली से जुड़ी बैरिस्टर धनराज सहगल और एक मुसलमान रकासा बुधा भाई की दास्तान मोहब्बत पहली बार शेख रशीद ही अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में मंजर आम पर लाए थे, लेकिन हनूस उसके कई गोशे छुपे हुए हैं। बिलखुसूस ये बैरिस्टर धनराज सहगल कौन थे? अगर दोनों की मोहब्बत उतनी ही लाजवाब थी तो फिर बुधा भाई उनके साथ हिंदुस्तान क्यों नहीं गई? बैरिस्टर धनराज सहगल जैसा मारूफ आदमी हिंदुस्तान में जाकर तारीख के सफात से क्यों गुम है? बुधा भाई किधर गई? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ऐसे बहुत से सवालात के जवाब की खोज एक अरसे से रही है। जब तक इन सवालात के जवाब नहीं मिल जाते कहानी मुकम्मल नहीं होती। सबसे पहले आते हैं शेख रशीद अहमद की बयान की हुई कहानी की तरफ, जिसके मुताबिक बैरिस्टर धनराज सहगल जेहलम से ताल्लुक रखने वाले एक अमीर फर्द कृपा राम सहगल के चश्मो चराग थे। बैरिस्टर धनराज सहगल सियालकोट में शादी में शिरकत के लिए क्या गए कि वहाँ एक मुसलमान रक्कासा बुधा भाई की जुल्फों के असीर हो गए। दोनों में अहद पैमा हुए। बैरिस्टर धनराज बुधा भाई को लेकर रावलपिंडी आ गए, जहाँ बुहड़ बाजार में उन्होंने बुधा भाई की मोहब्बत में ये खूबसूरत हवेली बनाई जो सहगल हवेली के नाम से जानी जाने लगी। धनराज ने इस हवेली की तामीर में कश्मीरी तर्ज तामीर को मुकद्दम रखा। शायद उसकी वजह ये थी कि नए जोड़े को श्रीनगर बहुत पसंद था और हनीमून भी उन्होंने वही बनाया था। धनराज ने बुधा भाई के लिए एक मस्जिद और अपने लिए मंदिर भी साथ ही बनवाया था, जो आज भी मौजूद है। सफर के लिए उनके पास 1938 मॉडल की ऑस्टन कार थी, जिसके रिम लकड़ी के थे। इसी कार पर धनराज और बुधा भाई मरी और कश्मीर की सैर को जाया करते थे। लेकिन फिर तकसीम के दौरान शहर में होने वाली कत्लो गारत की वजह से धनराज हिंदुस्तान चले गए और बुधा भाई यही रह गई। चूंकि दोनों की शादी कानूनी नहीं थी, इसलिए तकसीम के बाद जब केस चला तो जज ने बुधा भाई से कहा कि उन्हें खुद को हिंदू डिक्लेयर करना होगा या धनराज का मुसलमान होना साबित करना होगा, तभी हवेली उनकी मिल्कियत हो सकती है। लेकिन इस मौके पर बुधा भाई ने किसी लालच और तमा को खातिर में लाए बगैर कहा, हम हर एक शय में बराबर के हिस्सेदार थे सवाए मजहब में। इस हवाले से जज ने हवेली वक्फ मतरूफ का इमलाक को दे दी और कहा कि जब तक बुधा भाई यहाँ रहना चाहे उसके 3 कमरे इस्तेमाल कर सकती हैं। आसपास के लोगों में मशहूर हो गया कि बुधा के पास बहुत माल है जो उन्होंने हवेली में छुपा रखा है। बुधा भाई ने भी खौफ से अपने भाई को साथ रख लिया था, लेकिन एक रोज रात को उनके भाई का कत्ल हो गया। कत्ल के चंद रोज बाद बुधा भाई भी हवेली से कहीं चली गईं, जिसके बाद कुछ पता नहीं, सवाई इसके कि एक रोज कश्मीर से एक अफसर हवेली देखने आए और बताया कि बुधा भाई उनकी माँ थी। शेख रशीद के बकौल हम उससे मजीद जानना चाहते थे, लेकिन वो गायब हो गया। शेख रशीद ने लाल हवेली एक कश्मीरी खानदान से 5.5 लाख में खरीद कर उसे अपना अवामी मरकज बना लिया। लाल हवेली से उन्हें बेपनाह मोहब्बत है, हो भी क्यों ना कि लाल हवेली ने शेख रशीद को एक पहचान अता की है। कमो बेश 40 साल से इस शहर के अहम सियासी मराकज में से एक है। ये कहना है कि धनराज सहगल का ताल्लुक जेहलम से था, उसकी तस्दीक के लिए कोई शवाहिद दस्तयाब नहीं है। अंजुम सुल्तान शहबाज की लिखी हुई तारीख जेहलम हर हवाले से एक ज़ख़ीम किताब है, जिसमें जेहलम से ताल्लुक रखने वाले तमाम खानदानों और शख्सियत का तस्करा मौजूद है। लेकिन हैरत है कि इस जमाने में बैरिस्टर धनराज जैसे अहम शख्स जिनकी इमारत के चर्चे पिंडी तक थे, उन्हें जेहलम में कोई क्यों नहीं जानता था? और अगर रावलपिंडी से उनका ताल्लुक था तो रावलपिंडी के तारीखी शवाहिद में भी बैरिस्टर धनराज और उनके वालिद कृपा राम का जिक्र क्यों मौजूद नहीं है? इन सवालात का जवाब लेने के लिए रावलपिंडी के पुराने रिकॉर्ड की तलाश में कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, सेटलमेंट ब्रांच, कचहरी, सिटी, पटवार सर्कल और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के कई चक्कर लगाए कि शायद कहीं से कोई रिकॉर्ड हाथ में लग जाए कि ये हवेली किस साल बनी थी, इसका पहला मालिक कौन था, लेकिन कहीं से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। शायद इंतजामिया के पास लाल हवेली की फाइल मौजूद नहीं, या फिर वो इस फाइल की हसासियत के पेश नजर उसे खुफिया रखना चाहते हैं। रविंदर सहगल रिश्ते में बैरिस्टर धनराज सहगल के पोते लगते हैं, क्योंकि वो रविंदर के वालिद और धनराज सहगल आपस में चचा साथ भाई थे। इन सवालों का जवाब मुझे बहुत अरसे से दरपेश रहा था। वक्त ये कि मेरा राब्ता दिल्ली में बैरिस्टर धनराज सहगल के खानदान के एक फर्द रविंदर एन सहगल से हुआ। रविंदर सहगल ने बताया कि उनके खानदान का शुमार रावलपिंडी के चंद मकबूल खानदानों में होता था, जिनका वसी कारोबार और जायदादें थी। धनराज सहगल ने शुरू से ही रंगीन मिजाज तबीयत पाई थी, नाच गाने और शराब के रसिया थे, विलायत से बैरिस्ट्री कर आए थे और इसलिए खानदानी रिवायत का पास भी नहीं करते थे।
किस्मत के धनी थे और लोग उन्हें धनिया सेठ या जज साहिब कहकर बुलाते थे। उन्होंने दिल्ली और यूरोप में भी जायदादें बना रखी थी। हमारा खानदान कदामत पसंद था, इसलिए वो धनराज के चाल चलन को पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन पता चला कि बैरिस्टर साहिब ने एक मुसलमान रक्कासा से शादी कर ली है। बैरिस्टर साहिब ने उसकी मोहब्बत में बूहड़ बाजार में हवेली बनाई जिसमें सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। कशीदाकारी में चालमन सोने चांदी और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। फिर साथ की जायदादें भी खरीद कर वहाँ मंदिर बनाया। उन्होंने कोशिश की कि वो दुनिया भर की चीजें बुधा भाई के कदमों में निछावर कर दें। वो बेल्जियम से उसके लिए हीरों का हार भी लेकर आए थे। रविंदर एन सहगल ने मजीद बताया कि तकसीम के वक्त हमारा खानदान चार्टर तैयारे में दिल्ली आ गया जिसमें हमारे नौकर और कुत्ते बिल्लियां भी शामिल थे। धनराज सहगल भी साथ आ गए लेकिन बुधा बाई नहीं आई। उधर बुधा बाई भी अपनी दौलत की वजह से मुसलसल खतरात में थी। उसने अपनी बहन जो रावलपिंडी में रहती थी उसे अपने साथ रख लिया और अपने सौतेले भाई को भी सियालकोट से बुला लिया। बुधा की बहन ने एक नौ मुस्लिम शेख हीरा सिंह सेठी से शादी की हुई थी जो कि एक मालदार शख्स था। हीरा सिंह तकसीम के वक्त अपनी दौलत और जान बचाने के लिए मुसलमान हो गया था। एक दिन उसे मुसलमानों के एक जत्थे ने घेर लिया और मारने ही लगे थे कि उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान होकर बुधा की बहन से शादी कर ली और शेख हीरा कहलाने लगा। बुधा भाई के भाई का तवाजन दुरुस्त नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन और बहनोई हीरा शेख को भी हवेली में रख लिया। हीरा शेख के पास काफी लोगों की जायदादों के कागजात थे जो उसे जाते वक्त अमानतन दे गए थे। हीरा शेख ने वो जायदादें उन महाजरीन को फरोख्त करना शुरू कर दी जो इंडिया से आ रहे थे, इसलिए उसने इस पैसे का सोना खरीदा और जनवरी 1950 में इंडिया चला गया। उसने वहां जाकर बैरिस्टर धनराज से सहगल हवेली और दूसरी जायदादों को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की। हीरा शेख ने बताया कि बुधा किसी और मर्द के साथ रह रही है जिससे उसका अपना बेटा भी होने वाला है, मगर धनराज को यकीन नहीं आया। हीरा शेख को मालूम हुआ कि रावलपिंडी में उसके खिलाफ फ्रॉड के कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, इसलिए उसने अपनी बीवी यानी बुधा की बहन को रावलपिंडी भेज दिया और खुद दोबारा सिख बन गया। बुधा भाई की बहन वापस उसके पास रावलपिंडी आ गई और उसने हीरा शेख के बेटे को जन्म दिया। जल्दी दोनों बहनों में लड़ाई हो गई और बुधा ने अपनी बहन और उसके बेटे को हवेली से निकाल दिया, जिसमें बहन ने केस कर दिया कि लाल हवेली उनके खामन की है जो मुसलमान हो चुका है, इसलिए ये मुझे और मेरे बेटे को अलॉट की जाए। उसने अदालत में ये मौकिफ भी इख्तियार किया कि चूंकि धनराज और बुधा की शादी गैर कानूनी है, इसलिए ये बच्चा भी गैर कानूनी है जो धनराज की जायदाद का वारिस नहीं हो सकता। इस केस की तफसीलात जानने के लिए मुझे रावलपिंडी कचहरी से इतना ही मालूम हो सका कि लाल हवेली 4 अप्रैल 1964 को बुधा भाई वल्द नबीउद्दीन को अलॉट हुई। इसका मतलब है कि उस वक्त धनराज सहगल से होने वाले बुधा भाई के बेटे की उम्र कम और बेश 16 साल हो गई थी और तकरीबन इतनी ही उम्र उसके बहन के बेटे की भी होगी, लेकिन ये सारे किरदार किधर गुम हैं। रविंदर एन सहगल के मुताबिक हीरा शेख जब दिल्ली जाकर धनराज से उसकी हवेली के कागजात मांग रहा था तो धनराज को यह बावर करा रहा था कि बुधा भाई ने पीछे एक मुसलमान से शादी कर ली है, तो धनराज को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो फौरन रावलपिंडी आया जहां वो बुधा भाई और अपने बेटे से मिला तो उसे मालूम हुआ कि हीरा सिंह ने उसकी जायदाद हथियाने के लिए ये फर्जी कहानी गढ़ी थी। बुधा आज भी उसी की थी, बस फर्क सिर्फ ये था कि वो उसके साथ इंडिया नहीं जाना चाहती थी। धनराज ने बुधा भाई को कायल करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। धनराज वापस दिल्ली चला गया। उधर बुधा भाई पर कई सर्द गर्म मौसम गुजरे। उसका भाई कत्ल हो गया, उसकी बहन उसकी जायदाद हथियाने के चक्कर में थी। मोहल्लेदार भी समझते थे कि उसके पास कोई खुफिया खजाना है। इससे पहले कि वो हुई मारी जाती, वो एक रात अपने बेटे को लेकर ऐसी गायब हुई कि तारीख के सफात पर उसका कोई निशान नहीं मिलता। रविंदर एन सहगल बताती है कि धनराज रावलपिंडी से वापस आकर काफी परेशान रहा, लेकिन फिर एक दिन पता चला कि उसने राय बहादुर नथु राम ऑफ अटक की बेटी से शादी कर ली है। बस इसके बाद धनराज सहगल से उसके खानदान ने मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। मैंने रविंदर से पूछा कि एक मुसलमान रक्कासों को बगैर शादी के साथ रखने पर तो बाइकआउट नहीं किया, फिर एक हिंदू लड़की से शादी करने पर क्यों बाइकआउट कर दिया। रविंदर सहगल ने बताया कि लड़की का बाप कोई आम हिंदू या राय बहादुर नहीं था, बल्कि उसके साथ हिंदुस्तान से गद्दारी की एक तारीख जुड़ी हुई थी। जब आजादी के नामवर हीरो भगत सिंह को फांसी दी गई तो उस वक्त इन अहकाम पर अमल दरामद के लिए नथु राम सिटी मजिस्ट्रेट लाहौर के ओहदे पर तैनात था। अंग्रेज ने इस गद्दारी के इव्ज उसे राय बहादुर का खिताब दिया और साथ बहुत जायदाद और पैसा दिया, जिससे नथुराम ने दिल्ली आकर एलीट क्लास के लिए एक फ्रेंड्स कॉलोनी बनाई। उस कॉलोनी में हर घर 1 एकड़ पर मुश्तमिल था। ये वही कॉलोनी थी जहां आज प्रियंका गांधी और हिंदुस्तान की दूसरी अमीर तरीन शख्सियत रहती हैं। उन्होंने मजीद बताया, हमारा खानदान धनराज की एक रकासा से शादी को तो कबूल कर सकता था, लेकिन एक गद्दार वतन की बेटी से शादी को किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं था। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की ये दिलचस्प और मालूमाती वीडियो? कमेंट में अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर आपने अपने प्यारे हाथों से जरूर करना है ना। अल्लाह हाफिज।